हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। जो चैम्पियन मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरे पास एक मैसेज है कि वो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप एक बार भरोसा करके वीडियो को एंड तक देखें और उसके बाद फिर आप डिसाइड करें, ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा, बेसिकली समझिए कि आज क्या है। आज जो फर्स्ट चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसको हम लोग कंक्लूड करने के लिए जा रहे हैं, उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, ठीक। तो हम लोगों ने एक प्रीवियस वीडियो में समझा था एक टॉपिक को, जिस टॉपिक का हेडिंग था अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जब जैकोबिन गवर्नमेंट गिर जाती है उसके बाद जो वेल्दियर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वह पूरी की पूरी सत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रयास करते हैं। वह कोशिश करते हैं कि जो पूरा पावर है गवर्नमेंट को चलाने का वो अपने हाथ में ले लें। धीरे धीरे और भी चीज़ें होती है, कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि एक डायरेक्टरी जो है वह फ्रांस को रूल करने लगती है। तो जब डायरेक्टरी और जो लेजिस्लेटिव बॉडी कह लीजिए उसके बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता, या उसके बीच में समझिए एक स्मूथ रिलेशन नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाता है कि उस चीज़ के चक्कर में फिर एक राइज होता है एक मिलिट्री डिक्टेटर का। यह मिलिट्री डिक्टेटर या मिलिट्री के कमांडर थे किसके अंदर, जब लुइस 16 की जो आर्मी थी उसके ये कमांडर थे। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का राइज हुआ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ठीक है। आइए समझते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस इन द ईयर 1804। कहता है नेपोलियन बोनापार्ट क्या बन गए? इम्पेरर बन गए। अच्छा, इम्पेरर की अगर बात करें, इम्पेरर का अगर हिंदी हम लोग जानना चाहें तो इम्पेरर का हिंदी होता है सम्राट। सम्राट से आपको सम्राट अशोक से हो सकता है आप रिलेट कर पाए, ठीक। तो एम्परर का हिंदी होता है सम्राट, ठीक। आप समझिए कि नेपोलियन बोनापार्ट क्या बन गए? एक रूलर बन गए। वो फ्रांस को रूल करने लग गए। कब से? 1804 से। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस, ठीक। तो नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम एम्परर ऑफ फ्रांस इन द ईयर 1804, ठीक। कहता है ही emphasized the role as a modernizer of Europe by introducing many laws such as the protection of private property and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system। कहता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को क्या दिखाया? खुद को दिखाया कि वह क्या है? वह मॉडर्नाइज़र है, यूरोप का मॉडर्नाइज़र। मतलब वह यूरोप में नई नई नवीनतम चीज़ें करने के लिए आया है, मतलब नए बदलाव जिससे लोगों को क्या होने वाला है, लोगों को फ़ायदा होने वाला है। यही जो है शुरुआत पे नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को दिखाने का प्रयास किया। कैसे? उसने जो डायनेस्टीज़ होते थे उसको ख़त्म किया, और मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें की जैसे लोगों को लगने लगा कि अब जो है उनको फ्रीडम मिलने वाला है। जितना भी वह प्रताड़ित हो चुके हैं, जितना भी उनके साथ भेदभाव हुआ है, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनसे अब उनको मुक्ति मिलने वाली है, ठीक। तो कहता है कि शुरुआत में उसने खुद को क्या दिखाया? ही एम्फेसाइज्ड हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग मेनी लॉज। बहुत सारे लॉज जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट ने इंट्रोड्यूस किए, जैसे सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या दिया जाएगा? प्रोटेक्शन दिया जाएगा लोगों का, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। मतलब कोई भी उससे उनसे उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को वापस नहीं ले सकता है, ठीक। and a uniform system of weights and measures provided by the decimal system। मतलब एक यूनिफॉर्म सिस्टम, एक बराबर का सिस्टम है वेट्स और मेजर्स का, कि अगर यहाँ पर किसी सामान का वेट कुछ है तो उसी वेट के हिसाब से दूसरे जगह भी वही सामान मिल सकता है, ठीक। तो ऐसी ऐसी नवीनतम नए नए न्यू कहा जाए कि इंट्रोडक्शंस किए नेपोलियन बोनापार्ट ने, कि लोगों को लगा कि यह तो अब हमारे जो है भलाई के लिए आए हैं, ठीक। इन अर्ली डेज मेनी पीपल saw नेपोलियन एज अ पर्सन हु इज देयर टू लिबरेट देम from the oppression, but as time passed everyone understood his real intentions, as Napoleonic armies were now acting as an invading force।
कहता है शुरुआत के दिनों में, मतलब समझिए कि 1804 से कुछ वक्त तक लोगों को ये ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि नेपोलियन क्या, नेपोलियन एज अ पर्सन हु इज़ देयर टू लिबरेट देम, मतलब नेपोलियन जो आए हैं वह एक ऐसे इंसान हैं जो आए हैं उन लोगों को लिबरेट करने के लिए, उन लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए, उन लोगों को फ्रीडम दिलाने के लिए। किस चीज़ से? फ्रॉम द ऑपरेशन, मतलब अभी तक जो उनको जो दबे कुचले लोग थे, जितना उन लोगों को दबाया गया था, उन लोगों के राइट्स को छीना गया था, उन लोगों तक सुविधाओं को नहीं पहुंचने दिया गया था, तो अब क्या है कि वह उन चीज़ों से लोगों को आज़ाद कराने आया है। मतलब अब लोगों को सुख सुविधाएं पहुंचेगी, लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, यह सारी चीज़ें लोगों को लगने लग गई। परंतु जैसे जैसे समय बीता, एज टाइम पास्ट, कहता है एवरी वन अंडरस्टूड हिज रियल इंटेंशन, हर किसी को उसके जो उसके असली मानसिकता थी या वह क्या करना चाहता था, ठीक, उसके बारे में लोगों को पता चलने लगा। एज नेपोलियनिक आर्मीज वेर नाउ एक्टिंग एज एन इन्वेडिंग फोर्स, अब क्या कर रहा था वो, बहुत सारे डायनेस्टीज को गिरा रहा था और सारे डायनेस्टीज में किंगडम्स बना रहा था और अपने परिवार के लोगों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर सेटल करा रहा था, वहाँ पर उनको मतलब उनके हाथों में जो है वहाँ उस किंगडम की कमान दे दे रहा था, ठीक। तो इससे लोगों को धीरे 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 पता चला कि यार क्या है, ये तो इन्वेड करने के लिए आया है, मतलब ये एक प्रकार का घुसपैठ कर रहा है, या दूसरे किंगडम में घुसपैठ करके उसको अपने कब्जे में ले ले रहा है और वहाँ पर वह क्या कर रहा है, अपने परिवार के लोगों को बिठा दे रहा है, ठीक। तो कहता है नेपोलियन फाइनली गॉट डिफीटेड एट वाटरलू इन द ईयर 1815। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि नेपोलियन का डिफीट कहाँ पर हुआ था, नेपोलियन कहाँ पर हारा था, नेपोलियन वाटरलू में हारा था। कब हारा था? इन द ईयर 1815। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि नेपोलियन फाइनली गॉट डिफीटेड एट वाटरलू इन द ईयर 1815। नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी? नेपोलियन की हार हुई थी पानी में, ठीक है। मतलब इसको याद करने के तरीके से बता रहा है कि नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी? इन द वाटर लू इन द ईयर 1815। कब हुई थी? इन द ईयर 1815, ठीक है। आगे चलते हैं। कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी और मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेर द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। कहता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण लेगेसी, लेगेसी मतलब होती है वह चीज़ें जो हम अपने पास्ट से सीखते हैं, या मान लिया जाए कि हम अपने देश के प्रति बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, हम हमारे देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। यह लेगेसी, यह चीज़ें जो है हमें कहाँ से मिली? हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके द्वारा यह चीज़ें हमें मिली। हमें यह हमारे लिए क्या है? एक लेगेसी है, ठीक। तो उसी प्रकार से कहता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा लेगेसी अगर कोई था तो वह था आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। वहीं पर समझिए कि लिबर्टी के आइडियाज़ का या डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज़ का क्या हुआ था, एक तरह से लोगों ने देखा था, लोगों को समझ में आया था कि लिबर्टी, फ्रीडम होता किस प्रकार का है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वहीं से लोग सीख रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को क्या दिया? आइडिया दिया, लिबर्टी का आइडिया दिया और डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया दिया, ठीक है। कहता है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इट स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप रिजल्टिंग इन द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम। कहता है 19th सेंचुरी के टाइम पर, 19th सेंचुरी के टाइम पर क्या हुआ? फ्रांस से और रेस्ट ऑफ यूरोप में ये जो आइडियाज़ थे ये क्या होने लग गए? स्प्रेड होने लग गए। मतलब फ्रांस से निकल करके या रेस्ट ऑफ यूरोप में ये आइडियाज़ जाने लग गए, ठीक। क्या चीज़ के आइडियाज़? यही आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। इससे क्या हुआ? अबॉलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम हो गया। मतलब फ्यूडल सिस्टम क्या था? लोगों को जो निचले तबके के लोग थे कहा जाए, या अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, तो उनमें उन लोगों को क्या करना पड़ता था? जो नोबिलिटी और हमारे दूसरे क्लास के लोग थे, उनके घरों में क्या करना पड़ता था? काम करना पड़ता था, उनके खेतों में काम करना पड़ता था, और भी बहुत सारी सुविधाएं और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी
करनी पड़ती थी। तो उसी प्रकार से जो फ्यूडल सिस्टम होता था, ठीक है, जो बहुत जगह ये फ्यूडल सिस्टम जो है एक तरह से कहिए कि इन प्रैक्टिस था, वह चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लग गई जब यह आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वह फ्रांस से रेस्ट ऑफ यूरोप में क्या हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया। ठीक, कहते हैं पीपल लिविंग इन कोलोनाइजेशन इंटीग्रेटेड द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट्स सो दैट दे कुड क्रिएट अ सॉवरेन नेशन स्टेट। कहता है जो लोग कोलोनाइजेशन में रह रहे थे, मतलब जहाँ पर फ्रांस ने समझिए कब्जा कर लिया या किसी दूसरे देश ने कब्जा कर लिया, वहाँ के लोग जो है या आइडिया ऑफ फ्रीडम को समझना शुरू कर दिए थे कि या बॉन्डेज क्या होता है। बॉन्डेज का मीनिंग होता है, लिख सकते हैं, द एक्ट ऑफ बीइंग इन स्लेवरी। ठीक, द एक्ट ऑफ बीइंग इन स्लेवरी। तो लोग जो एक तरह से स्लेव की तरह रह रहे थे, उससे लोगों को यह आइडिया मिला कि वह स्वतंत्र होकर के भी अपना जीवन जी सकते हैं। तो उन्होंने अपनी लड़ाई में, अपने मूवमेंट्स में वह आइडिया ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड किया ताकि वह क्या बना सकें, एक सॉवरेन नेशन स्टेट बना सके। मतलब सॉवरेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर के लोगों को अपने बारे में डिसीजन लेने का अधिकार हो, तो वैसे नेशन में वह कन्वर्ट हो सके। इसका आइडिया जो है उन्हें कहाँ से मिल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिल रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में हमने पढ़ा, हमें जानने को मिला कि कैसे उन लोगों ने वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एग्जाम्पल्स लिए या फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने अपने देश में काम किया। जैसे दो बहुत ही फेमस लोगों का मेंशन किया हुआ है कि टीपू सुल्तान और राम मोहन रॉय। यह बहुत ही प्रभावी लोग थे, बहुत ही कहा जाए तो फेमस लोग थे। ठीक है, जो वहाँ से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो आइडियाज़ आ रहे थे, उन आइडियाज़ को समझ रहे थे और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। कहाँ, अपने कंट्री में। और चाह रहे थे कि यह जो आइडियाज़ फ्रांस से मिल रहे हैं या लोग जो जिस प्रकार का मूवमेंट कर रहे हैं, जिस प्रकार की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार की सोच जो है हमारे भारत के लोगों में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो होपफुली यह जो चैप्टर था आज यहाँ पर एंड हो रहा है। आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। जिनको कुछ प्रॉब्लम हो वह शुरुआत से एक बार पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि उनको जो चैप्टर है वह 100% समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं पर डाउट होता है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।